बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 32 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 32, सफ़ा नंबर 305 से। हम रात के आखिरी पहर लाहौर पहुंच गए। वो अपनी इस कोठी में नहीं गई जहां पहले रहती थी, बल्कि मॉडल टाउन में चली गई है, जहां पहले ही कोई माजी की फिल्मी अदाकारा रहती है। उसने मुझे वहां का सारा पता ठिकाना समझाया है, अपना नंबर दिया है जिससे अब उससे राब्ता हो सकता है। मेरे ख्याल में वो वहां पर महफूज है। तू कहता है तो मैं यकीन कर लेता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो भी हंस दिया। हम इसी खुशगवार मूड में दिलबर के कुएं पर जा पहुंचे, जहां मामूल के मुताबिक काफी सारे लोग बैठे ताश खेल रहे थे। मुझे देखते ही वो नारे मारकर उठ बैठे। उन्होंने ताश एक तरफ फेंक दी थी। वो खुशी का इजहार इसलिए कर रहे थे कि मैंने शाहजेब को दिन में तारे दिखा दिए और उसे नाचने पर मजबूर कर दिया। वो मेरा घर तो जला बैठा, अब बुज़दिलों की तरह अपना इलाका और हवेली छोड़कर भागा हुआ है। फतह हमेशा वक्ती होती है, उसका दौरानिया चाहे जितना तवील हो, क्योंकि उसमें हमेशा शिकस्त का खतरा मौजूद रहता है। ताहम जद्दोजहद में न सिर्फ लज्जत है, बल्कि उसमें कोई न कोई मकसद शामिल होता है। इस मकसद को हासिल करने की जस्तजू में इंसान कामयाबियां हासिल करता रहता है। यूं फतह और कामयाबी में भी बड़ा फर्क होता है। इस वक्त वो लोग मेरी फतह और जुर्रतमंदी की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये सब फजूल है। मेरा मकसद सरदार शाहदीन को खत्म करना था, वो कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं जो कुछ भी कर रहा था, ये मुझे किसी और ही रास्ते पर लिए जा रहा था। कुछ दिन बाद जब मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा तो मुझे इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, और फिर अपनी आखिरी सांस तक मैं खुद को बचाते गुजार दूंगा। इश्तिहारी की मौत कभी अच्छी नहीं होती, ये मैं अच्छी तरह जानता था। वडेरे, जागीरदार और ये सरदार यही तो करते हैं। जो बंदा भी इलाके में सर उठाता है, उसे अपनी छतर छांव में लेकर इश्तिहारी बना देते हैं। ये कोई मस्बत रवैया नहीं, लेकिन इस मनफी रवैये से उनकी हाकमियत कायम रहती है। अब मैं अपनी जान बचाने और शाहजेब को मारने की फिक्र में था, लेकिन इसके बाद एक तवील जंग थी जो किसी न किसी तरह लड़ते रहना था। क्या सोच रहे हो? छाके ने पूछा। यही कि अब शाहजेब तक कैसे पहुंचा जाए। इसका पता भी चल जाएगा। फिलहाल अपना कोई ठिकाना तो बनाए, मैंने कहा। चंद दिन यूं ही गुजारना पड़ेंगे। जितने दिन तक दोबारा घर नहीं बन जाता, इतने दिन तो शाहजेब को तलाश करने में भी लग जाएंगे। छाके ने मुझे समझाया तो मैंने कहा, अच्छा यार, कोई बंदा भेदे के घर जाए। मैं अपने पुराने कपड़े उसे देता रहा हूं। कोई जाए और कोई साफ जोड़ा तो ले आए। मेरे कहते ही एक नौजवान सा लड़का उठा और बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ चला गया। उसके बाद वहां ख्याल आराई होने लगी कि शाहजेब कहाँ हो सकता है, और उसके साथ साथ उन सब का यही ख्याल था कि जब तक शाहजेब वाला मामला हल नहीं हो जाता, कहीं मुस्तकिल ठिकाना ना रखा जाए, बल्कि जहां तक मुमकिन हो सके किसी को ठिकाने के बारे में इल्म ही ना हो, और फिर इतनी भीड़ भी अपने साथ ना रखे। वो सब पूरे हलूस से मशवरा दे रहे थे, और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने यही सोचा कि मैं रात के वक्त अपने नूर नगर के इलाके में रहूंगा और दिन के वक्त किसी जगह छुपकर वक्त गुजारूंगा। मुझे सिर्फ शाहजेब को खत्म करना था। तब तक मेरा नूर नगर में कोई काम नहीं था, सो मैं नहा धोकर कस्बे की तरफ निकल जाने का इरादा रखता था, ताकि रात सुहेल के पास गुजारूं। मैंने वहीं डेरे पर नहाकर कपड़े बदले और तरोताजा हो गया। उस वक्त मैं वहां से उठने के लिए पर तोल रहा था कि दूर से मुझे एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान आता दिखाई दिया। उसके पीछे हमारे गांव का एक बुजुर्ग था, जिन्हें हमने पंचायत का रुकन बनाया हुआ था। वो तेजी से हमारे करीब आते चले जा रहे थे। मेरे समेत वहां पर मौजूद हर शख्स के जहन में ये सवाल था कि ये यहाँ क्यों आ रहे हैं।
कुछ देर के बाद उन्होंने डेरे पर मोटरसाइकिल रोकी और वो बुजुर्ग हमारे दरमियान आकर चारपाई पर बैठ गया। उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया तो सभी हमतन गोश हो गए। देख पुत्र जमाले, हम जानते हैं कि शाहजेब ने हाँ तुमसे दुश्मनी बनाई है। इसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम दिन ब दिन जुर्म की राह पर चलते जा रहे थे। इसके बाद होगा क्या? तुम इश्तिहारी बन जाओगे और तुम मौत के खौफ से पहले ही मर जाओगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने आप को भी ना बचाऊं, मेरी माँ किधर है? इसका जवाब है आपके पास? अब मेरे पास शाहजेब के दरमियान दुश्मनी के रास्ते पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम में से कोई एक खत्म होगा तो इसका अंजाम होगा, वरना नहीं। इसकी दरमियानी राह भी निकल सकती है। ये दुश्मनी किसी के खत्म हुए बगैर भी खत्म हो सकती है। बुजुर्ग ने पूरे हलूस से कहा। कैसे? मैंने पूछा। बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें एक मशवरा देने जा रहा हूँ। इस पर खूब सोच लेना, फिर बात करना। मैं नहीं कहता कि तुम शाहजेब से माफी मांग लो, बल्कि शाहजेब ने अपने बाप के कत्ल का इल्जाम अगर तुम पर लगाया है तो तुम इसका सामना करो। तुमने अगर ये गुनाह नहीं किया तो फिर नहीं किया, ये साबित कर दो। बाबा, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं जिस रात हवालात में था, उस रात शाहजेब के लोगों ने मेरे घर को जला दिया। मैंने तो इस नीयत से खुद को पुलिस के हवाले किया था, मगर वहां क्या हुआ? मेरी गिरफ्तारी तक नहीं डालेगी और अगले दिन मुझे मावराई अदालत ही कत्ल करने की साजिश बनाई गई थी। उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे जान से मारना है, तो फिर यूं ही सही। जिन लोगों ने मेरे घर को जलाया था उनसे तो मैंने बदला ले लिया, बस अब शाहजेब बाकी है। डेरे पर तुमने गोली चलाई थी, है ना? उसके 2 बंदे मर गए हैं। ये कत्ल तुम्हारे सर हो गए हैं। सरदार शाहदीन के कत्ल में जो हम समझते हैं कि तुम पर इल्जाम है, उससे तो बच जाते, लेकिन अब इनमें तुम पुलिस को मतलूब हो गए हो और दिन ब दिन तुम इस दलदल में फंसते चले जाओगे। अब फिर क्या हो सकता है? मैंने इस बुजुर्ग का अंदिया मालूम करना चाहा, जो अब तक उसने नहीं बताया था। देखो, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम कानूनी जंग लड़ो। मैं नहीं चाहता कि तुम पुलिस के हाथों किसी मुकाबले में मारे जाओ, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने पूरे नूर नगर का घेराव किया हुआ है। पुलिस को इसी वक्त इत्तला हो गई थी जब तुमने डेरे पर कब्जा किया था। उन्हें मालूम है कि तुमने इस इलाके में हो या ना हो, जाने उन्हें ये भी मालूम हो कि तुम इस डेरे पर मौजूद हो। वो घेरा तंग करेंगे, तुम निकलना चाहोगे और वो जो शाहजेब चाहता है वो हो जाएगा। और अगर जमाला यहां से निकल जाए तो? छाके ने काफी हद तक गुस्से में कहा। निकल गया तो निकल गया, क्या फिर खतरा टल जाएगा? रिस्क है ना मेरा पुत्र। जमाले के साथ इन सब में से किसी की भी जान जा सकती है। बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा। बाबा, तू हमें डराने आया है या पुलिस को पैगाम लेकर? तेरे मकसद क्या है? छाके ने पूछा। दोपहर से पुलिस गांव में से है। इर्द गिर्द के इलाके के कुछ मुअज्जिजीन भी वहां मौजूद हैं। आज या कल जो भी हुआ, इसकी पूरे इलाके को खबर हो चुकी है। पहले जो कुछ हुआ वो क्या था, इस बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इस बार अगर तू गिरफ्तारी दे देता है तो ये गिरफ्तारी यूं ही नहीं होगी, बहुत कुछ तय करके ये गिरफ्तारी दी जाएगी। शाहजेब का गन अब हमने ही समेटना है, मतलब जमाल जाए और पुलिस को गिरफ्तारी दे दे। छाके ने चौंकते हुए कहा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना हाँ में खून हराबा होगा और इसका हासिल कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग ने मतानत से कहा। वो क्या तय करेंगे? मैंने पूछा। ये तू बता दे, फिर बैठकर अच्छा ही करेंगे। अब इस इलाके में मजीद खून रेजी बर्दाश्त नहीं हो सकती। बुजुर्ग ने सुकून से कहा। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ, मैंने कहा तो वो बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। हम सब चौक में बैठे हुए हैं और 1 घंटे तक तेरा इंतजार करेंगे। आ जाओ तो ठीक, ना आए तो फिर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। मैं मशवरा करता हूँ, मैंने कहा तो वो चला गया।
कुछ देर तक हर बंदा अपनी अपनी बोली बोलने लगा। उन सब का ख्याल था कि मुझे गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, इश्तिहारी होता है तो हो जाए। क्या शाहजेब फिर अपनी हबासत नहीं दिखाएगा? दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। जमाले की मौत ही अब इस इलाके में लेकर आएगी उसे। अब न जाने कहाँ बैठकर वो पुलिस को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तो बस फिर ठीक है, तू निकल यहाँ से, पुलिस को हम इल्जा लेते हैं, पूरे इलाके में नाचती रह जाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो, क्या हम इलाके की मुखालफत लेंगे? एक शाहजेब की मुखालफत है। अब वक्त आ गया है कि अगर इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन की हम बात मानते हैं तो कम से कम वो हमारी पुश्त पर होंगे, हमारी मोहब्बत में ना सही, शाहजेब की मुखालफत में सही। अगर हमने इन्हें भी नाराज कर लिया तो हमारा इस इलाके में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है एक बार इलाके वालों की मान कर देख लें। मैंने सबकी तरफ देखते कर कहा, तू गिरफ्तारी दे देगा? एक ने पूछा। वो तो है, वरना पुलिस वाली ज़हनी अजियत तो चलती ही रहेगी। वहां जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब तो मेरी मर्जी है कि वो मेरी गिरफ्तारी लेते हैं या नहीं। लाशों को तो हथकड़ी पहनाने से रहे। मैंने दूर तक सोचते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो जमाले। छाके ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर चलो चलते हैं। नहीं, तुम सब लोग इधर रहोगे, मैं जाता हूं अकेला। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो थाने में मिलने आ जाना, वरना शाम तक मेरी कब्र का बंदोबस्त कर लेना। मैंने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं उन सब से गले मिला, बाइक ली और गांव की जानिब चल पड़ा। सच्चाई और मर्दानगी में हकीकत से इनकार नहीं किया जाता, चाहे नतीजा कुछ भी हो। साजिश करने वाले वक्ती कामयाबी तो ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए दायमी शर्मिंदगी और शिकस्त मुकद्दर बन जाती है। मर्द वही होता है जो हकीकत का सामना करे। साजिशों से वक्ती कामयाबी लेने वाले अपने आप को मर्द कहलाने के हकदार नहीं। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया था कि मैं राह फरार इख्तियार नहीं करूंगा, बल्कि हकीकत का सामना करूंगा। यह हकीकत थी कि मैंने सरदार शाहदीन का कत्ल किया। उसके लिए मैं खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया था। मैंने खून का बदला खून ले लिया था जो कभी उन्होंने मेरे बाप को मारा था, और अपनी ताकत के बलबूते पर खुद को इस कत्ल से मुबर्रा करार दिलवा लिया। आज यही कुछ मैं इनके साथ कर रहा था। वो ताकत के बलबूते पर आज भी मुझे घेर रहे थे, और मैंने फैसला कर लिया था कि इन्हीं के हथियारों से इन्हीं को मात दूंगा। मैं कब तक भागता? गांव के चौराहे में बरगद के दरख्त तले लोगों का रश लगा हुआ था। बहुत सारे पुलिस वाले और गांव के आम लोगों के अलावा चारपाइयों पर इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हुए थे। एक चारपाई पर वही डीएसपी मौजूद था जो मुझे गिरफ्तार करके ले गया था। गांव के बुजुर्ग और पीरजादा वकास भी वहीं मौजूद थे। मैंने सबको सलाम किया और एक तरफ पड़ी हाली चारपाई पर बैठ गया। मेरी आमद पर जो हलचल मची थी उस पर सकूत तारी हो गया था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उठा और उसने ऊंची आवाज में सब गांव वालों को और पुलिस वालों को वहां से हट जाने का कहा। जल्द ही चंद लोग वहां रह गए तो एक बुजुर्ग मुअज़्ज़ज़ आदमी ने कहा, डीएसपी साहब, जमाल आ गया। मैं समझता हूँ ये इसकी सच्चाई का पहला सबूत है, वरना अगर ये मुजरिम होता तो अब तक भाग गया होता। मैं मानता हूँ चौधरी साहब, इसने जो कुछ भी किया रद्द अमल के तौर पर किया। शाहजेब ने इस पर इल्जाम लगाया, लेकिन एक भी सबूत नहीं दिया। मैंने इसके लिए इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली थी कि मैं समझता था कि इसे हाँ फंसाया जा रहा है। इसने किसी दूसरे ऑप्शन पर बात ही नहीं की थी। अब शाहजेब लाहौर में है और वहां से आला हकाम के साथ मिलकर हम पर दबाव डलवा रहा है कि हम इसे गिरफ्तार करें। अब यह हमारी मजबूरी है। जमाल अगर हमारे साथ चलता है तो हम उसके साथ पूरा तावन करेंगे। ये ना हो कि अब भी आप इसे गिरफ्तारी ना डालें। और जिस तरह शक था कि एक मुअज़्ज़ज़ ने कहा तो डीएसपी फौरन बोल उठा, ना, इस बार कानून के मुताबिक सब कुछ होगा। अब तक शाहजेब ने कोई सबूत नहीं दिया है कि ये इल्जाम उसने क्यों लगाया। ये बिल्कुल इसी तरह है
जैसे कोई बंदा उठकर ये कह दे कि शाहजेब ने खुद अपने बाप को कत्ल किया। मैं कह रहा हूं ना कि आप सब और जमाल हमारे साथ ताउन करेगा तो हम भी पूरी तरह ताउन करेंगे, और मुझे यकीन है कि हम इसका रिमांड नहीं ले पाएंगे बल्कि इसकी जमानत हो जाएगी। ये मेरा वादा रहा कि कानूनी तौर पर मैं जमाल को अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका फराहम करूंगा। अब यही तय है ना कि जमाल पर सिर्फ और सिर्फ सरदार शाहदीन के कत्ल का इल्जाम है, और बाकी जो कुछ हुआ, बुजुर्ग ने पूछा। डेरे पर जो कुछ हुआ उसकी इतला है हमें, लेकिन वहां पर इन इश्तिहारियों ने 3 लोगों को अगवा करके रखा हुआ था। बाकी मैं और जमाल सारी बात खुद तय कर लेंगे। डीएसपी ने शायद अवामी तौर पर यह बात कहना मुनासिब नहीं समझा था। वो मेरी तरफ देखने लगा था। ठीक है, मैं गिरफ्तारी देता हूँ। ये कहते हुए मैंने पीरजादा वकास की तरफ देखा। वो हल्के से मुस्कुरा दिया था। मैंने उठकर अपने बाजू फैला दिए। एक कांस्टेबल ने मेरी कलाइयों में हथकड़ी डाल दी और फिर मेरी तलाशी ली। कोई काबिले इतराज शय ना पाकर वो मुतमईन हो गए थे। मैं खुद चलता हुआ कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में जा बैठा। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल गया था जब मुझे थाने में लाकर हवालात में बंद कर दिया गया। वहां 3 और लोग थे जो मेरे लिए अजनबी थे। इस बार मैं बाकायदा गिरफ्तार होकर हवालात में बंद था। मैं अब इस पूरे कानूनी अमल से गुजरना चाहता था। अब जो होना था वो होकर रहता, और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार था। नया पैराग्राफ। शाम के साए फैलकर अंधेरा छा गया था जब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। जसपाल और मनाली दोनों के पास सामान नहीं था। वो उनके साथ वाले नौजवान ले गए थे, इसलिए वो दोनों एक साथ उठकर बोगी से बाहर आ गए। अगरचे जालंधर से ही चंडीगढ़ तक दोनों ने खूब बातें की थी। एक दूसरे के साथ हासा झूठ सच बोलकर तकल्लुफ की दीवार गिरा दी थी। वो रोबे हुसन जो मनाली को देखकर जसपाल को तारी हो गया था, वो अब काफी हद तक कम हो चुका था। वो उससे 1 कदम आगे थी। स्टेशन पर उतरने से पहले उसने अपना पहनावा भी बदल लिया था। इस वक्त वो जालंधर वाली मनाली लग ही नहीं रही थी। नाइट्स की जैसी नीली जीन और तंग सी शर्ट, पेंसिल हील, खुले गैसों में वो भरपूर लड़की दिखाई दे रही थी जिसमें बला की कशिश हो। जसपाल ने फौरन ही उससे निगाहें हटा ली और चंडीगढ़ के जदीद स्टेशन को देखने लगा। उसकी इमारत को जदीद तर्ज पर बनाया गया था और नीले रंग को काफी हद तक बोल्ड रखा हुआ था। प्लेटफॉर्म से निकलते वो दोनों ही शाना बशाना चलते चले गए, यहां तक कि वो स्टेशन से बाहर आ गए। जसपाल काफी हद तक मोहतात था, मगर उसे कहीं भी कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया जो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। मनाली जैसे ही एक जगह खड़ी हुई, उसी लम्हे एक महंगी कार उसके पास आन रुकी, जिसका दरवाजा मनाली ने खुद खोला और जसपाल को बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही वो खुद बैठी और कार चल दी। कुछ दूर जाने के बाद जसपाल ने इधर उधर देखते हुए कहा, भारत के दूसरे शहरों से ज्यादा ये शहर जदीद दिखाई दे रहा है। नया बना है ना? बनाया ही जदीद अंदाज में है। इसका तासुर ये दिया गया है जैसे कोई फॉरेन का शहर हो। तुम देख लोगे इसका ये तासुर है कि नहीं। मनाली ने आम से अंदाज में तबसरा करते हुए कहा। वो भी बुड़बुड़ाते हुए बोला, हाँ, थोड़ा तासुर तो इसका मुख्तलिफ है। ये मेरा शहर है जसपाल, मैं इस शहर को खूब समझती हूँ। अभी कुछ देर बाद देखोगे यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। यहाँ के अमीर तरीन इलाकों में से एक इलाका सेक्टर 17 है, जो यहाँ का मशहूर तरीन सेक्टर है। इसमें वो शॉपिंग मॉल है जो तुम्हारी मंजिल है, यानी जसबीर सिंह का शॉपिंग मॉल। मनाली ने सरगोशी के अंदाज में कहा, आज तुम मुझे ही जालंधर लेने गई थी? उसने एकदम से मौजू बदल दिया। नहीं, जालंधर जाकर मालूम हुआ मुझे तो आज सुबह वहां बुलाया गया था और फिर तुम्हारा टास्क मेरे जिम्मे लगा दिया गया, जो कल दोपहर से पहले हो जाएगा। उसके यूं कहने पर जसपाल समझ गया कि ड्राइवर इसके एतमाद का है, सो उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। ट्रेन में उन्होंने बहुत बातें कर ली थी, सो इनके दरमियान खामोशी रही। मनाली अपने तौर पर सोचती रही और वो शहर देखता रहा, यहां तक कि वो एक पोश इलाके में जा पहुंचे।
वो बड़ा साफ सुथरा इलाका था। एक बंगलानुमा कोठी के सामने कार रुकी थी कि गेट खुल गया। वो कार समेत अंदर चले गए। वो ड्राइंग रूम में गया तो उसे लगा जैसे वो किसी यूरोपीय मुल्क के घर आ गया हो। मनाली उसे सीधा कमरे में ले गई। यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ, ये कहकर वो पलट गई। उस वक्त वो फ्रेश हो चुका था। जब मनाली दोबारा कमरे में आई, वो पहले से भी ज्यादा फ्रेश दिखाई दे रही थी। जसपाल, आओ चलें, खाना भी बाहर से खाएंगे और तुम्हारे लिए थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। मेरे लिए शॉपिंग करनी है तुमने? उसने उठते हुए कहा। अपना लिबास देखो, मैला हो रहा है। और फिर जसबीर के शॉपिंग मॉल से कोई सूट खरीदना तो कोई और भी अच्छा है ना? उसे मानीहेज अंदाज में कहा तो वो उसके साथ चल पड़ा। मनाली की मतानत उसके हुस्न में इजाफे का बायस बन रही थी। पोर्च में ड्राइवर कार लिए मौजूद था। वो दोनों पिछली सीट पर बैठे तो कार चल पड़ी। वो एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल था। पार्किंग में कार खड़ी हुई तो वो दोनों पैदल ही चल पड़े। अंदर एक जहान आबाद था। यूं लग रहा था जैसे सारा चंडीगढ़ यहाँ शॉपिंग करने आया है। वो सबसे पहले गारमेंट्स की तरफ गए, जहां से जसपाल ने अपने लिए कुछ खरीदा। फिर एक सेल फोन शॉप पर जाकर नया सेल फोन लिया। तभी जसपाल ने मनाली से पूछा, इसका कनेक्शन है मेरे पास, जो कहीं भी रजिस्टर नहीं है। ऐसे कनेक्शन रखने पड़ते हैं, उसे सरगोशी के अंदाज में कहा। ओके, जसपाल ने मानीहेज अंदाज में कहा तो वो दुकान से हटकर बोली, जसबीर अंदाजन सुबह 9 बजे यहाँ आता है। यहाँ ऊपर पहली मंजिल पर उसका ऑफिस है। अभी चलते हैं और ऑफिस देख आते हैं। तुम भी ये सारी लोकेशन देख लो, फिर बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ओके, जसपाल ने मुतमईन होते हुए कहा और यूं हो गया जैसे वो वहां तफरीह की गर्ज से आया हो। वो दोनों वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक रहे। इस दरमियान उन्होंने वहीं से फास्ट फूड लिया। वहीं खाकर वो वापस घर आ गए। वो दोनों बेड पर आमने सामने बैठे हुए थे। उनके दरमियान एक कागज रखा हुआ था जिस पर मनाली लकीरें खींचकर उसे समझाती रही थी, ये पार्किंग है, लेकिन जसबीर की गाड़ी यहां से हटकर खड़ी होती है, यहां पर। उसे कागज पर एक जगह पेंसिल रखते हुए कहा, फिर वो इस गेट से अंदर जाता है। इस दौरान उसके साथ तकरीबन 4 गार्ड होते हैं। उनमें से 2 नीचे रह जाते हैं और 2 उसके साथ लिफ्ट में सवार होकर ऊपर जाते हैं। ये लिफ्ट लॉबी में खुलती है, जो तुमने देखी। सामने उसका ऑफिस है। वो गार्ड यहाँ रुक जाते हैं। ये उसके साथ वाला कमरा है जहाँ उसका मातहत अमला होता है। जसबीर दिन के 1 बजे तक यहाँ रहता है और फिर उसी तरह वापस होकर अपने घर चला जाता है। मनाली यहाँ शॉपिंग मॉल की बजाय उसका घर। जसपाल ने कहा। वो तेजी से बोली, नहीं, वो जिस इलाके में रहता है वहां सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त बंदोबस्त है। एक तो वो इलाका सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मजबूत है, दूसरा इधर हुकूमती इमारतें हैं, सेक्रेटेरिएट है। उस तक वहां पहुंचना अगरचे नामुमकिन नहीं है, लेकिन इधर प्लानिंग बहुत करना होगी। ये शॉपिंग मॉल वाला आसान है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि निकलना बहुत आसान है, जिधर मर्जी निकल जाओ। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, उसने सर हिलाते हुए कहा। ये 3 पॉइंट है। नंबर 1 पार्किंग से गेट तक, नंबर 2 लॉबी से लिफ्ट से निकलते ही, और तीसरा उसके ऑफिस में। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट देखो, क्योंकि ये सब तुमने करना है। मैं फिर उसी मुनासबत से निकलने का बंदोबस्त करूं। मनाली ने कहा तो उसने 1-2 लम्हे सोचा, फिर हतमी अंदाज में कहा, लॉबी में ठीक रहेगा। इसकी वजह? मनाली ने पूछा। नीचे मुजाहमत ज्यादा होगी। 2-4 वो चारों गार्ड ही नहीं, खुली जगह होने के बायस लोग ज्यादा मुतवज्जा हो जाएंगे। फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ बंदे ज्यादा चाहिए होंगे। रश वैसे ही निगाहों में आ जाएगा। ठीक है, और लॉबी क्यों? उसने पूछा। वहां इतना रिस्क नहीं है। 2 तरफ से निकलने के लिए रास्ता है और वहां पर ज्यादा लोगों की मदद की जरूरत भी नहीं होगी। मैं अकेला ही बहुत हूं। मैंने अगर जसबीर को मार दिया तो किसी तरफ से भी निकल जाऊंगा, और अगर मैं मारा गया तो आप सब लोग महफूज रहेंगे।
یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے؟ منالی نے جسپال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ بالکل۔ اوکے، اب سکون سے سو جاؤ۔ اگر تمہیں نیند آ گئی تو ٹھیک، اور نہ آئے تو مجھے کال کر لینا۔ میں آج رات تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہتی، لیکن مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ اوکے، گڈ نائٹ، جسپال نے کہا اور وہ بیڈ پر سیدھا ہو گیا۔ اس وقت صبح کے آثار نمودار ہو گئے تھے جب جسپال کی آنکھ کھلی۔ وہ عادت کے مطابق کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ وہ اپنے ذہن میں پوری پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں سب کچھ دہرایا اور تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ جس وقت وہ تیار ہو کر ایک صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب منالی اندر آئی، اس کے چہرے پر حد درجے ملاحت اور خوشگواریت تھی۔ اس نے ویسے ہی نیلی جین، چیک دار شرٹ اور جاگر پہنے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شاندار مسکراہٹ تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، جسپال نے اسے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ اور تم بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، آؤ ناشتہ کریں، اس نے کہا تو جسپال نے ٹی وی بند کیا اور پھر اس کے ساتھ باہر چل دیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ہی تھے۔ پرسکون ماحول میں ہلکی پھلکی گپ شپ میں انہوں نے ناشتہ ختم کیا۔ دیکھو، 9 بجنے میں تقریباً 1 گھنٹہ پڑا ہے، اب ہمیں نکلنا چاہیے، تو پھر چلو، جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ جسپیر کے شاپنگ مال پہنچے۔ گاڑی پارکنگ میں سے نکالتے ہوئے منالی نے کہا، میں نے یہاں فیلڈنگ لگا دی ہے، وہ سامنے دیکھو، سبز اور پیلے رنگ کی ٹوپی پہنے ایک نوجوان لڑکا، وہ اپنا آدمی ہے۔ جس کے بھی ایسی کیپ ہوگی وہ ہمارا بندہ ہے۔ ضروری نہیں کہ باہر نکلتے وقت تم پارکنگ میں آؤ، وہ سامنے سڑک کے پار درخت کے ساتھ گاڑی کھڑی ہے، اس تک جانا، وہ تمہیں پہچانتے ہیں، بے دڑک اس گاڑی میں بیٹھ جانا۔ اب ہم اندر چلتے ہیں، اندر جا کر ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، میں صرف تمہیں کور دوں گی۔ ساری پلاننگ تم نے کر لی، مگر میرے پاس یا تمہارے پاس اسلحہ نام کی کوئی شے نہیں، فائر کس سے ہوگا؟ جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو منالی ہنستے ہوئے بولی، یہ سیکیورٹی گیٹ پار کرو، بتاتی ہوں۔ وہ دونوں سیکیورٹی گیٹ کے قریب پہنچ گئے۔ ارد گرد محتاط گارڈ کھڑے تھے۔ وہ سکون سے گزر گئے۔ ہاں بولو، اس نے پوچھا۔ اگر اسلحہ لے کر آتے تو یہیں پکڑے جاتے۔ اب دیکھو، وہ سامنے اسنیکس کی دکان ہے، وہاں تک چلو، وہاں سب مل جائے گا، منالی نے کہا اور لچکتی ہوئی اس کے ساتھ یوں چل دی جیسے اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں وہی ایک طرف جا بیٹھے۔ چند لمحوں کے بعد ان کے لیے آرڈر لینے والی ایک لڑکی آ گئی۔ منالی نے اسے آرڈر دے دیا۔ اس دوران ایک لڑکا تیزی سے چلتا ہوا آیا اور ان کے قریب آ کر پھسل گیا۔ وہ شاپنگ مال کا ملازم تھا۔ گرتے گرتے وہ جسپال سے ٹکرا گیا۔ تبھی جسپال کو محسوس ہوا کہ کوئی بھاری سی چیز اس کی گود میں آن پڑی ہے۔ لڑکا شرمندہ سا اٹھ گیا اور آگے چلا گیا۔ جسپال نے ٹٹول کر محسوس کیا اس میں پسٹل تھا۔ آ گیا، جسپال نے دیکھے بغیر منالی سے کہا۔ 2 پسٹل ہوں گے، اب اٹھ کر واش روم کی طرف چلو، وہیں جا کر چھپاتے ہیں، منالی نے کہا اور اٹھ گئی۔ وہاں جا کر تنہائی کے لیے انہیں چند منٹ لگے۔ جسپال نے تیزی سے پسٹل نکالے، ایک منالی کو دیا، دوسرا خود کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ 2 فاضل میگزین تھے جو ایک منالی کو دے دیا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلے تو واپس سیدھے اس اسنیکس کی دکان پر گئے۔ ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ انہوں نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ 9 بج چکے تھے۔ منالی نے اپنا فون میز پر رکھ لیا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا تو منالی تیزی سے بولی، جسپال، جسپیر آ گیا ہے، اسے لابی تک تقریباً 5 منٹ لگیں گے، تم پہنچو۔ جسپال کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ تیزی سے اٹھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں والی لفٹ کی جانب بڑھا۔ 1 منٹ میں وہ دوسری منزل پر تھا۔ وہ پرسکون انداز میں لابی کی طرف بڑھنے لگا۔ راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جس وقت وہ لابی میں پہنچا، اس نے پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ عملے والے چند لوگ تھے، مگر وہ سکون سے کام میں مصروف تھے۔
اب کسی بھی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلنے والا تھا. وہ اس کے سامنے ہوتا. وہ سائڈ میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا تھا. لفٹ رکی, دروازہ کھلا اور جسبیر آگے اور اس کے گارڈ پیچھے پیچھے باہر آ گئے. جسپال نے پہلے ایک گارڈ کے سر پر پھر دوسرے گارڈ کا نشانہ لیا. دونوں ہی ڈکارتے ہوئے ڈھیر ہو گئے. ہاس باختہ آنکھوں سے, حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ جسپال کو دیکھ رہا تھا. اس نے بمشکل کہا, کون ہو تم؟ جسپال نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کے ماتھے پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا. یقیناً جسبیر کے بچنے کی امید نہیں تھی, لیکن جاتے جاتے اس نے ایک اور فائر کر دیا. جسپال جس راہداری سے آیا تھا اس کی مہالت سمت راہداری میں بھاگ کھڑا ہوا. راہداری سے نکلتے ہی وہ نارمل ہو گیا اور سیڑھیوں کی لفٹ کی جانب بڑھا. تب تک سارے شاپنگ مال میں ہلچل مچ چکی تھی. اس نے ایک دم سے نیچے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ سیدھا بڑھا اور باہر والی دیوار میں لگا شیشہ توڑ دیا. وہ تقریباً زمین 12 سے 14 فٹ کے فاصلے پر تھا. وہ شیشے کی دیوار میں سے باہر نکلنے لگا اور پھر اس دیوار کے ساتھ لپکتا ہوا نیچے اترنے لگا. جس وقت اس کے پاؤں زمین سے لگے اوپر سے فائر ہوا. وہ تیز رفتاری سے بھاگا. نہ جانے کہاں سے وہ لڑکے نکل کر آئے اور اس کے اوپر فائر کرنے لگے. ایک دم سے گولیاں برسنے لگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ شاپنگ مال سے سڑک کی طرف بھاگ رہے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.